चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। डिस्पर्शन मेजरली कंप्लीट हो गया है आपका। कुछ एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे जिसके अंदर बाकी बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स अगर हैं तो मैं कवर करा दूंगा आपको, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे तो वो भी अपन कवर करा लेंगे। मेजॉरिटी हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? सेट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक। आप लिख के रख लो, मेरे को दे देना, फिर मैं एक बार आपको जो है एक साथ करा दूंगा, ठीक है। कल अपन एक क्लास ले लेंगे तो उसमें वो क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप नोट करके रख लो। चलिए, देखिए डिस्पर्शन का ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। हम लोग अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं? हाँ भाई, बातें नहीं, हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, ज्यादा कुछ इसके अंदर होगा नहीं। जब टुवर्ड्स दी एंड हम होंगे कोर्स खत्म करने के, तब ये थ्योरी पोर्शन है, तब मैं आपको इसको करवा दूंगा, राइट। अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, चैप्टर 14, ठीक है। इसके बाद में अब यहां से उठा रहा हूं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन टोटलिटी में अलग पोर्शन है, इंडेक्स नंबर अलग टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी अलग टॉपिक है। बाकी ये क्या है? थ्योरी। आप ये दो चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर 14 के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2। सेंट्रल टेंडेंसी पे डिपेंड करता है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन पे डिपेंड करता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17। हेडिंग डालेंगे चैप्टर 17 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। चलिए शुरू करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बेसिकली क्या होगा इस चैप्टर के अंदर समझते हैं। एक बार कोई लॉगिन कर लेना। हाँ जी, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या होगा? ये चैप्टर बटा है दो पार्ट्स में। किसमें? दो पार्ट्स में। एक है कोरिलेशन, एक है क्या? रिग्रेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है? एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, या एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कांस्टेंट रहती है। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कोरिलेशन से। किससे? कोरिलेशन से। किन चीजों के बीच में आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, कैसे है वो चीज कहां पता चलती है हमारे को? कोरिलेशन। तो यहां पे हम निकालते हैं क्या कहते हैं, सिंबल है जिसे हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। कोरिलेशन निकालते हैं जिसका सिंबल क्या होता है? आर। दो वेरिएबल्स दिए होंगे आपको, एक्स का डेटा दिया होगा, वाई का डेटा दिया होगा। आपको ये पता करना है कि इन दोनों में रिलेशन कितना ज्यादा या कितना कम है। एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम हो रही है, या एक चीज बढ़ रही है या दूसरी चीज बढ़ रही है। ये चीज हम कहां से पता करते हैं? कोरिलेशन से। पहला पार्ट तो आपको ये सीखना है। अच्छा, फिर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है सर? जब हमें पता चल जाता है कि दो चीजों के बीच में क्या है? कोरिलेशन। जब हमें पता चल जाता है कि दो चीज के बीच में क्या है? कोरिलेशन, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस के बेसिस पे
अगर हमें x दिया होता है तो हम y निकाल लेते हैं, अगर y दिया होता है तो x निकाल। इसे बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। इससे हम क्या करते हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि x और y में रिलेशन है, मैंने पास्ट के अंदर डेटा देखा है, एक कोरिलेशन निकाल रखा है। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, ये मुझे पता है। इस कोरिलेशन के बेसिस पे मैं एक इक्वेशन निकालूंगा जिसमें अगर मेरे पास गिवन वैल्यू x है तो मैं क्या y निकाल सकता हूं, आंसर इज यस। अगर y दिया हुआ है तो क्या मैं x निकाल सकता हूं, आंसर इज। समझ में आ गया? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इनके बीच में रिलेशन है या नहीं। जो भी रिलेशन होगा उसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे, किस क्वांटिटी में है, किस डायरेक्शन में है, प्लस में है या माइनस में। ठीक, ये निकलने के बाद में रिग्रेशन पे पहुंचेंगे। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं दोनों के बीच का रिलेशन, और उसके बेसिस पे हम एंटिसिपेट करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर एक वेरिएबल दिया होगा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, पहला, दूसरा दिया होगा तो पहला क्या होगा। समझ में आ गया? ये वाला अपना चैप्टर रहेगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का। चलिए चैप्टर का ओवरव्यू, बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल और कंडीशनल। इसके बाद कोरिलेशन एनालिसिस, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आप सीखेंगे इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, और फिर सीखेंगे मेजर ऑफ कोरिलेशन। ये हमारा पोर्शन है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन का मेथड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन का मेथड और कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डिविएशन। ये तीन मेथड हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा देखेंगे हम स्कैटर डायग्राम। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे रिग्रेशन एनालिसिस पे। यहां पे क्या होगा, एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें क्या होगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑन x ऑन y। आइडेंटिफाई करेंगे कि y x पे डिपेंड कर रहा है या x y पे डिपेंड कर रहा है। जब आएगा तब समझ में आएगी। और ये आइडेंटिफाई करने के बाद जब हमें समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सुनिए, कुछ सेंटीमीटर बारिश होती है तो कोई फसल कुछ क्विंटल पैदा होती है। बरसात ज्यादा होगी तो ये जो फसल होगी वो ज्यादा होगी, नंबर ऑफ जो क्विंटल्स है, नंबर ऑफ केजीज प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज। बारिश कम होगी तो फिर जो आपका फसल है वो क्या होगी, कम। क्या इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है? जितनी ज्यादा बारिश उतनी ज्यादा फसल, जितनी कम बारिश उतनी कम फसल। इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बारिश बढ़ती है तो फसल बढ़ती है, बारिश कम होती है तो फसल घट जाती है। क्लियर? क्या फसल के ऊपर बारिश डिपेंडेंट है या बारिश के ऊपर फसल डिपेंडेंट है? ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से वेरिएबल पे क्या डिपेंडेंट है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम इक्वेशन बनाते हैं, बीच में लगाते हैं कोरिलेशन, और देन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक वेरिएबल दिया गया हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है। क्लियर होगी क्या बात? ठीक है, कोरिलेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा एक बार रीडिंग ले लेते हैं। बाइवेरिएट डेटा के बारे में ये कुछ कह रहा है जो आपके मॉड्यूल के अंदर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, देखेंगे, इसको डाउनलोड कर लेता हूं एक बार में। ये आपका चैप्टर रहा। तो यूनिवेरिएट डेटा के बारे में बात की जा रही है। पहले बात क्या हो रही है यहाँ पे, बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। बाइवेरिएट डेटा पे कब पहुंचेंगे, जब हमें पता होगा यूनिवेरिएट डेटा क्या होता है। ठीक है, तो दो चीजों के बीच में रिलेशन कब होगा, जब दो आपके पास नंबर्स होंगे। ऑब्वियसली जब दो नंबर्स होंगे तभी तो आप उसमें कोई कोरिलेशन निकाल पाओगे, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, बाइवेरिएट डेटा।
पहले आप सीखेंगे यूनिवेरिएट डेटा, जैसे हम अभी तक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कर रहे थे, तो वो कहां पे आएगा, यूनिवेरिएट डेटा पे। इंट्रोडक्शन पे बात ध्यान देते हैं। In the previous chapter, we discussed many a statistical measure relating to univariate distribution, that is distribution of one variable like height, weight, marks, profit, wage and so on. हम अभी तक बात किसकी कर रहे थे, यूनिवेरिएट डेटा की। एक ही तरह का डेटा था आपके, मैंने जैसे हमने एग्जांपल सीखा था अरिथमेटिक मीन वाला, तो उसमें क्या था, 10 बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 20, सिर्फ क्या थे, मार्क्स ही मार्क्स तो थे, और कुछ था क्या उसके अंदर, क्या मार्क्स और उनकी हाइट भी थी, क्या मार्क्स और उनके वेट्स भी थे, ऐसा कुछ नहीं था। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, यूनिवेरिएट डेटा, एक ही चीज जो चेंज हो रही है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, यूनिवेरिएट डेटा। However, these are situations that demand study of more than one, these नहीं, there are, ऐसी सिचुएशन भी होती है जो डिमांड करती है स्टडी ऑफ मोर देन वन वेरिएबल साइमल्टेनियसली। भाई एक बात बताइए, कोरिलेशन आएगा ही कब, जब आप दो चीजों को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। जैसे जूते का साइज और इंटेलिजेंस, इसके अंदर कोई कोरिलेशन है, जितना जूते का साइज बढ़ता जाएगा आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, ऐसे तो खली अपने फिर चेस मास्टर होते, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोरिलेशन ढूंढने की जरूरत है, आपको दोनों ही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए पहले तो, और फिर आप उसमें आइडेंटिफाई करने की करेंगे कोशिश। अभी से पहले हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ एक वेरिएबल, अब क्या पढ़ेंगे हम, दो वेरिएबल, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो क्या कह रहा है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं where it is demanded the study of more than one variable simultaneously. A businessman may be keen to know what amount of investment would yield a desired level of profit. कितना इन्वेस्टमेंट वो करे तो कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा, दो वेरिएबल हो गए, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, कितना इन्वेस्टमेंट वो करे तो कितना प्रॉफिट वो एस्टिमेट कर सकता है। और अ स्टूडेंट मे वांट टू नो whether performing better in selection test would enhance his her chance of doing well in the financial examination. With a view to answering these series of questions, we need to study more than one variable. एक से ज्यादा वेरिएबल आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर द टू एनालिसिस। एनालिसिस का प्लूरल क्या होता है, ये स्पेलिंग आपने पढ़ा होगा, ANALYSIS। अगर आप एनालिसिस का क्या करोगे, प्लूरल, तो यहां पे उसका वर्ड क्या हो जाता है, ES, क्या हो जाता है, एनालिसिस। ठीक, ये दो ऐसे एनालिसिस हैं जो क्या काम करते हैं, दो वेरिएबल्स को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कितनी बारिश हुई तो कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या कितना मैंने एडवर्टीजमेंट के अंदर खर्चा किया तो मेरी सेल्स कितनी बढ़ गई। आप क्या बात कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स की। अब बात सिंगल यूनिवेरिएट डेटा के बारे में नहीं रही, अब कहां पहुंच रहे हैं हम, बाईवेरिएट डेटा पे। In particular, when there are two variables, say x and y, we study bivariate distribution. We restrict our discussion to bivariate distribution only. हम अभी सिर्फ किस पे बात करेंगे, दो वेरिएबल पे, x और y पे। सिंपल सी बात है, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं इस चीज को। Correlation analysis, it may be noted, helps us to find out an association or the lack in between two variables x and y. क्या कह रहा है, ये हेल्प करता है हमें फाइंड करना एन एसोसिएशन, क्या दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन है, क्या उनके बीच में कोई लिंक है या बिल्कुल ही नहीं है। कोई लिंक हो सकता है, आपकी चीज एक बड़ी, यहां भी सामने वाला भी एक बड़ा, क्या आप कह सकते हो ये चीज बड़ी एक, ये चीज बड़ी दो, ये चीज बड़ी एक, ये चीज बड़ी तीन, तो क्या हो गया, इंटेंसिटी इंक्रीज्ड है, डायरेक्शन क्या है, सेम। ऐसा भी हो सकता है एक चीज बड़ी एक, गिरी आपकी एक चीज, दूसरा वेरिएबल गिरा 1 पॉइंट, यहां ये वेरिएबल बढ़ा 2 पॉइंट, ये वेरिएबल गिरा 4 पॉइंट। एक ये भी कोरिलेशन हो सकता है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है। तीसरी क्या हो सकती है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नो रिलेशन। तो यही ढूंढना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन है या लैक है या कुछ भी नहीं है इनके बीच में, between the two variables. Thus, if x and y stand for profit and investment of a firm, or the marks in statistics and maths of a group of students, then we may be interested to know that whether x and y are associated or independent of each other. अगर आप जैसे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर मैं दो वेरिएबल एक साथ पढ़ रहा हूं तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं ढूंढने की कोशिश करूं कि क्या ये एसोसिएटेड हैं या इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं,
क्या इन दोनों के बीच में कोई लिंक है या इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है? The extent of amount of correlation between x and y is provided by different measures of correlation, namely product moment correlation coefficient and rank correlation coefficient. ये अब मेथड्स की बात करने लगा कि R हम किस किस मेथड से निकालेंगे. एक मेथड है ये, एक मेथड है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है. आपको बेसिकली नाम याद किसके रखने हैं? जिन साइंटिस्ट ने, जिन मैथमेटिशियन या जिस स्टैटिस्टिशियन ने ये मेथड बनाए थे, आपको उनका ही नाम याद रखना है. कार्ल पियर्सन है पहला, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन. रिग्रेशन एनालिसिस. अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो. कोरिलेशन क्या समझाया था? दो वेरिएबल आपको दिए गए हैं, आपको करना क्या है? उन दोनों में लिंक ढूंढना है. दोनों में क्या ढूंढना है? लिंक. कि क्या ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, क्या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, या फिर कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. रिग्रेशन क्या करता है? अज्यूम करता है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक तो है, कोई ना कोई लिंक तो है. अब अगर एक वेरिएबल आपको दिया जाए तो दूसरा वेरिएबल क्या निकलेगा, ये कहां से पता चलता है? रिग्रेशन एनालिसिस. पढ़ लेते हैं इस बात को. रिग्रेशन एनालिसिस ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न्ड विद प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू अ नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बारिश आपको पता है कितना सेंटीमीटर हुई, तो अब आप एंटीसिपेट कर सकते हो कि कितने किलो की आपकी फसल होगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है बारिश और इस पे डिपेंड क्या करती है? फसल. आप एंटीसिपेट कर रहे हो, आप निकालने की कोशिश कर रहे हो कि कितनी फसल होगी. प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. चलिए, ऑन द अजम्पशन. क्या बोला मैंने? ऑन द अजम्पशन, ये अज्यूम करता है कि गिवन है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है. ऑन द अजम्पशन ऑफ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप between two variables and also an average relationship between the variables. क्लियर हो गई क्या बात? कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन. रिग्रेशन मतलब आपको प्रिडिक्ट करना है, आपको प्रिडिक्ट करना है. जैसे अगर आपको अभी ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आप लोग आजकल एआई के बारे में बहुत सुन रहे होगे. सुन रहे हो क्या? अरे है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. भाई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी चीजों के बारे में कैसे आपको बता देता है? आपकी चीजों के बारे में कैसे बता देता है? आपने कई बार देखा होगा, आपकी सर्च हिस्ट्री है इसका एक कारण. ठीक है, आप सर्च हिस्ट्री हो गया, चलिए सर्च हिस्ट्री छोड़िए. Amazon, लड़कियां तो शॉपिंग बहुत करती है. कौन सी साइट पे सबसे ज्यादा शॉपिंग करती हो आप? बताओ. पार्सल किस पे से आते हैं तुम्हारे? फ्लिपकार्ट, Amazon, मीशो, है ना? ठीक है. तो आपने कई बार देखा होगा कि मीशो पे क्योंकि आपने ये खरीदा, आपके जैसे और लोगों ने क्या क्या और खरीदा है? सिमिलर चीजें. मान लीजिए आपने कोई कुर्ती खरीदी, तो आपके जैसे लोगों ने और क्या खरीदा है? झुमके, चूड़ियां, हो सकता है. ठीक है, वो क्या कर रहा है? एंटीसिपेट कर रहा है. क्या कर रहा है? एंटीसिपेट. ये चीज मैं पढ़ा रहा हूं कहीं और पे, डेटा एनालिटिक्स. इसे क्या बोलते हैं? डेटा एनालिटिक्स. जैसे क्या नाम है आपका? अंशिका. तो मान लीजिए अंशिका, अंशिका आपकी एज क्या है? 70. ठीक है, तो अब क्या होगा? अंशिका का एक अकाउंट है, इसने अपनी सारी डिटेल वहां डाली. अंशिका एक लड़की है, इंडिया में रहती है, जयपुर में रहती है, और इसकी एज है 17 साल. अब मान लीजिए इसको फैशन के हिसाब से, है ना, आज चाहिए क्या? एक कुर्ती. या मान लीजिए इसका फेयरवेल है अपने स्कूल के अंदर, तो इसने क्या लिया? एक साड़ी. तो 17 साल की और भी तो लड़कियां होंगी जो जयपुर में रहती होंगी. 17 साल की और भी लड़कियां होंगी जो जयपुर में रहती होंगी. उन सब का भी क्या होगा? फेयरवेल. अगर इन्होंने साड़ी खरीदी तो उनको भी साड़ी खरीदनी पड़ेगी. समझ में आया? इनके डेटा के अंदर रिलेशन किसका होगा? और लड़कियों के डेटा के रिलेशन के साथ में भी. तो एक कोरिलेशन क्या एडजस्ट हो गया, एक कोरिलेशन क्या एग्जिस्ट हो गया. अंशिका और अंशिका की जो क्लासमेट्स हैं, इन दोनों सबकी क्या है? एज क्या है? लिमिटेड. इनका जो एरिया है वो क्या है? लिमिटेड. इन सबका ही क्या आ रहा है? फेयरवेल. मान लीजिए अगर इनकी 50 क्लास की क्लास थी, 50 बच्चों की क्लास थी, तो 25 बच्चों का क्या होगा? कोरिलेशन होगा डेटा के अंदर. सारी लड़कियां उस पर्टिकुलर दिन साड़ी पहन के आएंगी या नहीं? तो ये मान लीजिए एक लड़की ने खरीदी साड़ी, एक ने खरीदी साड़ी और झुमका, एक ने खरीदी साड़ी, झुमका और चूड़ियां. अब चौथी लड़की जब वही साइड पे पहुंचेगी, तो वो उसको क्या बोलेगा? देखिए जी, 17 साल की आप हो, जयपुर में आप रहती हो,
आपका डेटा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब आपको क्या क्या चाहिए होगा, साड़ी, झुमका और चूड़ियां। कोशिश क्या होगी कि हम सामान ज्यादा से ज्यादा बेचें। उसने कोरिलेशन पहचाना कि आपके डेटा और सामने वाली के डेटा में कोरिलेशन है। अब वो आपकी जो जरूरत है उसे क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे आप कोरिलेशन से और उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटीसिपेट। ठीक है, जैसे ओके, कहना नहीं चाहिए, चलिए वो फिर ज्यादा डार्क जोक हो जाता है कि चलो छोड़ो, अच्छा नहीं लगता। जोक्स तो कई सारे चलते हैं इंटरनेट पे, है ना। बेसिकली आपने मान लीजिए पेंसिल खरीदी तो आपको साथ में रबर भी खरीदना है। ठीक है, या आपने पेंसिल खरीदी तो आपको उसके बाद में शार्पनर भी खरीदना होगा। ये एंटिसिपेट किया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन होता है अज्यूम करते हुए, आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप अगली चीज क्या खरीदें। कोरिलेशन और रिग्रेशन का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बाइवेरिएट डेटा की। एग्जांपल देगा कि एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल किस तरीके से आपको मिलने वाला है। When data are collected on two variables simultaneously, they are known as bivariate data, and the corresponding frequency distribution derived from it is known as bivariate frequency distribution. अच्छा, मैं ये सब आपको पढ़ा क्यों रहा हूं? देखिए, सीधे हम जंप कर सकते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन पे, सीधे आपको मेथड समझा सकता हूं। पर होगा क्या कि इन थ्योरी चीजों के अंदर से सीधे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बाद में होगा क्या कि सर मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन का चैप्टर भी पूरा किया, पर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है इस चैप्टर का। तो थ्योरी का आपका थोड़ा बहुत ज्ञान क्या है, होना चाहिए। आप अभी से पहले तक सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे थे, अब किस पे काम कर रहे हो, डबल वेरिएबल पे। बाइवेरिएट डेटा एक स्पेसिफिकली हेडिंग बनाई हुई है, इसके बारे में रीडिंग ले लो। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन तो मैं आपको करा ही दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस अपने पास खूब हैं, अपने पास सारी प्रैक्टिस है, सब हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्या बोल रहे हैं। जब डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दो वेरिएबल्स का डेटा एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उसे बोलते हैं बाइवेरिएट डेटा। और अगर उसके साथ में कोई फ्रीक्वेंसी है तो उसे हम बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ एक्स एंड वाई डिनोट मार्क्स इन मैथ्स एंड स्टैट्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट, एक ही साथ किस किस के मार्क्स लिए जा रहे हैं, मैथ्स के और स्टैट्स के। ठीक है, देन द करस्पॉन्डिंग बाइवेरिएट डेटा वुड बी लाइक एक्स आई वाई आई, आई फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 30 तक। आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करी है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करिए, कभी ना कभी थोड़ा बहुत आपने किया होगा, जावा, पाइथन थोड़ा बहुत, है ना, कुछ किया होगा। तो ऐसे हम लोग बनाते थे कि एक काउंटर बना देते थे आई। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मुझे डेटा इकट्ठा किसका करना है, 30 बच्चों के मार्क्स का। आय चलेगा जितनी बार भी ये इटरेशन है, ये चलेगी कितनी बारी, 30 बारी। आय को शुरुआत से किससे डिनोट करते हैं, 1 से, और ये चलेगा कब तक, 30 तक। और ये डेटा पूछेगा मैथ्स में कितने नंबर आए, डाल दिया आपने, स्टैट्स में कितने नंबर आए, डाल दिया। तो ये फाइनली फिर क्या दिखा देगा, एक टेबल बना के दिखा देगा कि 30 बच्चों के कितना डेटा आया मैथ्स में और स्टैट्स में। ठीक है, सेम चीज यहां पे। अब ये बोल रहा है एक्स मान लीजिए मैथ्स का डेटा है, वाई मान लीजिए स्टैट्स का डेटा है, तो ये आई लगा दिया इसके आप। अब मान लीजिए दूसरे बच्चे के मार्क्स क्या आएंगे, मैथ्स के ये, स्टैट्स के ये। आई होगा अगर 4, तो चौथे बच्चे के आएंगे मैथ्स में मार्क्स कितने और स्टैट्स में मार्क्स कितने। ये क्या बोल रहा है, एक्स आई और वाई आई, जिसके लिए आई जो है होगा आपका 1 to लेके 30 तक। where x1 y1 denotes the marks in maths and stats for a student with serial number or roll number 1, x2 y2 रोल नंबर 2, x3 y3 रोल नंबर 3। उसमें x के मार्क्स होंगे मैथ्स के, स्टैट्स में होंगे y के मार्क्स। ठीक है, y में होंगे मैथ स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स। As in the case of univariate distribution, we need to construct a frequency distribution for bivariate data. जैसा हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हमें बाइवेरिएट डेटा में भी करना पड़ेगा। सच अ डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स इनटू अकाउंट क्लासिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। एक सेकेंड, मैं देखता हूं कुछ को आसान तरीके से समझा सकें। तो इन्होंने क्या करा, क्लास बना ली 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। ये x का डेटा है, ये y का डेटा है।
और यहीं से इन्होंने क्या बना ली, एक टेबल। इसे क्या बोलते हैं, टैली। इसे क्या बोलते हैं, टैली। जो 0 से 4 मार्क्स लाया y के अंदर वो कितने हैं, 1, और 0 से 4 मार्क्स लाया x में वो कौन है, 1। तो दोनों का क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये 5 तक पहुंचता है तो 5 तक आप क्या करते हो, 1 2 3 4 और फिर 5, ठीक है। और इसके बाद छठा होगा तो इसके बाद अलग से एक और डंडा आप लगा दोगे, ये आ जाएगा आपका 6। 5 का गट्ठर बना बना के चलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और नीचे आ जाएगा आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब आ जाएगा कोरिलेशन एनालिसिस। इसके बारे में मैं आपको लिखाना शुरू कर देता हूं। एक पेज छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। डेटा के बारे में हमने देख लिया, तो हम बात करते हैं कोरिलेशन की। हेडिंग डालिए कोरिलेशन, एक पेज छोड़ लेना। लिखिए, कोरिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसका नाम क्या पढ़ा आपने, बाइवेरिएट डेटा। क्या पढ़ा, बाइवेरिएट डेटा। चलिए, इट इज अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक by which we can find out by which we can find what type of relation exists, what type of relationship exists between two variables. This relation is shown. This relation is shown as a numerical value. Numerical, इस रिलेशन को क्वांटिफाई किया जाता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल, कई तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको मैंने फसल और बारिश का बताया, एडवर्टीजमेंट और सेल्स का बताया। एक और रिलेशन क्या हो सकता है, बचपन में आपने सीखा है, एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड और प्राइस एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा है आपने, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा है। तो मुझे बताइए, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम। तो क्या प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव, नेगेटिव। तो अब क्या लिखेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। इसके उलट प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है। तो प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, पॉजिटिव। लिखिए पॉजिटिव कोरिलेशन।
चलिए अब देखिए इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एक टेबल बनवा रहे हैं, टेबल से आपको आसानी होगी। अगला पॉइंट, मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट थ्रू कोरिलेशन वैल्यू, देखिए सॉरी थ्रू नहीं है ये, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन थ्रू न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपके पास में है उसके बेसिस पे आप कितना कोरिलेशन मान सकते हैं किसी के बीच में। अब यहां पे एक बात बताऊं आपको, कोरिलेशन या हम इसको यहां पे बोलेंगे, इसे डिनोट किया जाता है आर से। कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है किससे, आर से। इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है इन बिटवीन -1 एंड +1। किसकी बीच में एग्जिस्ट करती है, -1 एंड +1। +1 मतलब बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन, जितना एक चीज बढ़ रही है उतना ही दूसरी चीज बढ़ रही है, ठीक है। इसे बोला जाता है मैक्सिमम कोरिलेशन। जिस डायरेक्शन में जिस क्वांटिटी में एक नंबर बढ़ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी क्वांटिटी और रिलेशन के अंदर दूसरी चीज बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो +1 कोरिलेशन, ठीक है। एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, एक बढ़ा एक और बढ़ा दूसरा और बढ़ा। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक बढ़ा दूसरा घट गया, सेम क्वांटिटी से एक चीज बढ़ी दूसरी घट गई, इसे बोलेंगे क्या, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जितना एक चीज बढ़ रही है उतना ही दूसरी घट रही है, ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसका जो आपका डिनोट करते हैं इसको हम, आर यहां पे होता है -1। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, आर इज इक्वल टू +1, और फिर आता है बीच में 0 कि एक चीज बढ़ी दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0। हम इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं बता पा रहे हैं। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें कोई एक सेट पैटर्न नहीं दिख रहा, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया प्राइस एंड डिमांड का, तो आपको याद होगा, ये हम चार्ट बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। डिमांड का ग्राफ कैसे होता था, ऐसे, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड किस तरीके से जा रही है, और सप्लाई वाला कैसे होता था, क्या चीज, सप्लाई वाला जो ग्राफ होता था कैसे होता था, ऐसे। जितनी जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी उतनी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो आप इस तरीके से देखेंगे, जब इस तरीके की आकृति बनती है, या आप देखा जाए इस तरीके की आकृति जब बनती है, इसे आप बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसे आप क्या बोलते हो, नेगेटिव कोरिलेशन। ये आपका था डिमांड कर्व, क्या था ये, डिमांड कर्व। और ये क्या था आपका, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या है आपका, सप्लाई का। किसी बच्चे ने पहले ध्यान ना दिया हो तो अब ध्यान दे ले, ध्यान से देखो। एक हेड के ऊपर प्राइस होता था, दूसरी पे डिमांड, प्राइस और डिमांड, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है इस प्रकार, तो जितनी जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी, जितना इसके ऊपर हम बढ़ते जाएंगे, क्या होगा, डिमांड क्या हो रही है, कम, डिमांड क्या हो रही है, कम। आगे जाएंगे, जब हम आगे बढ़ गए, जब हम प्राइस के ऊपर आगे बढ़ गए तो डिमांड कितनी आई, डिमांड कितनी आई, कम। जब प्राइस कम था, प्राइस कम था तब डिमांड क्या है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल बढ़ा हुआ है तो दूसरा वेरिएबल क्या है, छोटा, और दूसरा छोटा है तो पहला क्या है, बड़ा। इसे हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव कोरिलेशन। इसका प्लॉट कैसे होता है, ग्राफ इस प्रकार, ठीक। पॉजिटिव कोरिलेशन ये होता है 45 डिग्री मतलब इस तरीके से, इस एंगल पे, ये एंगल होगा 45 डिग्री का। कैसे, ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, जितना ये आगे बढ़ा उतना ही ये आगे बढ़ा, इन दोनों को एक साथ प्लॉट किया जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे डिनोट होता है, इस प्रकार। नेगेटिव कोरिलेशन कैसे डिनोट होता है, इस प्रकार।
समझ में आ गया? तीसरा केस, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज, एक चीज बढ़ी हुई है तो दूसरी चीज यहां है। आपके पास में डेटा आया कुछ इस प्रकार, क्या आपको कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही है? प्लॉटिंग डेटा की कुछ इस प्रकार हुई, क्या आपको इसके अंदर कोई डेटा समझ में आ रहा है कि क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? नहीं। कोई चीज बढ़ रही है तो यहीं पे प्लॉट हो जा रहा है, कोई चीज ज्यादा है कोई यहां प्लॉट हो रहा है, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। इसे हम बोलते हैं कोरिलेशन या R इज इक्वल टू 0। नेगेटिव की डेफिनेट रिलेशन, डेफिनेट नेगेटिव वाली की एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, नेगेटिव की एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है ऐसी, या आपके पास डेटा कुछ होगा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है एवरेज अपने पास में रिलेशन कैसा आया, ऐसा। ये क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। जब डेटा ऐसे जा रहा होगा या आपको डेटा ऐसे प्लॉट होता दिखाई दे तो आप बोलोगे कि ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। जब ये ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर दे या कहीं पे प्लॉट ही ना हो तो आप क्या बोलोगे? आर इज इक्वल टू, ये एक्सट्रीम्स हैं। आपकी जो वैल्यू होगी -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, ना +1 से ऊपर जाती है ना -1 से नीचे आती है। क्लियर होगी क्या बात? आपको पिक्टोरिकल डायग्रामेशन भी दिखा के मैंने पिक्टोरियल डिपिक्शन भी दिखा दिया है दोनों का। ठीक है, अब नोट करेंगे वैल्यूज और दोनों का रिलेशन। चलिए, मैंने आपको लिखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। लिखेंगे पहले परफेक्ट, परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव कैसे दिया जाएगा? +1 से। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कैसे दिया जाएगा? -1 से। हाईएस्ट वैल्यू +1 और -1। यहां आप लिखेंगे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब वैल्यूज फ्रॉम +0.75 टू +1, 1.00। इधर होगा -0.75 टू -1.00। ठीक है। मीडियम, मीडियम, मीडियम क्या मॉडरेट आएगा? ये मॉडरेट, ये होता है +0.25 टू +0.75। ये होगा -0.25 टू -0.75। लो, लो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा 0 से 0.25 और ये आएगा 0 से -0.25। माइनस पे 0 नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, 0 से 0.25 और इधर 0 से -0.25। आखिरी आता है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव में 0, नेगेटिव में भी 0। इस तरीके से जो इसकी वैल्यूज हैं वो फ्लक्चुएट करती है बिटवीन -1 एंड +। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें, एक जगह आएगी ये, एक जगह आएगी ये, इसे बोलेंगे +1, इसे बोलेंगे -1।
मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है +1। तो ये मान लीजिए एरिया है 0 का, ये है 0 का, तो 0 से 0.25, 0 से 0.25 और 0 से -0.25, ये क्या हो गया लो कोरिलेशन, ये क्या हो गया लो कोरिलेशन। ठीक, फिर 0.25 से 0.5, सॉरी 0.75, ये क्या हो गया मॉडरेट, क्या हो गया मॉडरेट। और इसी प्रकार ये आ जाएगा -0.75, ये क्या हो गया वापस मॉडरेट। मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, ये हो जाएगा मॉडरेट नेगेटिव। क्लियर, ये है मॉडरेट पॉजिटिव, ये है लो पॉजिटिव, ये है लो नेगेटिव, ये है मॉडरेट नेगेटिव। डन। और उसके बाद 0.75 से +1 तक ये हो जाएगा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हो जाएगा मॉडरेट से इधर हाई नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, बना लो ये डायग्राम। डायग्राम बना लीजिए। बना लिया, नीचे लिखिए देयर आर 3 मेथड्स। अगला पॉइंट, देयर आर 3 मेथड्स by which we can calculate the value of correlation, the value of correlation। क्या क्या है ये मेथड्स? पहला कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, तीसरा कॉनकरेंट, नामों के ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई वाली बात नहीं। ठीक है, नोट कीजिए, कल मैं आगे वाला पोर्शन आपको लिखा दूंगा जो मैंने आपको बाइवेरिएट डेटा के लिए डेटा कुछ छुड़वाया है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, समराइज करा दूंगा, और जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं कवर कराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कार्ल पियर्सन में। कोरिलेशन स्टार्ट हो गया अपना। टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, इस हफ्ते में आपका टेस्ट लूंगा मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का, तो दिन बचे। डाउट है अभी आपको? ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, डाउट क्लास के बारे में बात आई है। टेस्ट कभी भी हो जाएगा आपका, एब्सेंट होने की कोशिश नहीं करेंगे।
कि जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। वाकई आपको मतलब मैं जो है ना ये बेच नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है रेगुलर लेवल पे अपना चेकिंग करना। जब तक चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। वहीं से पता चलता है कि हमें डायरेक्शन में और ज़्यादा मेहनत डालनी है या तरीका ही बदल लेना है। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस हफ्ते में अपन टेस्ट लेंगे मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत ही आसान है, आपने खुद ही पढ़ा है चैप्टर, क्या ही था उसके अंदर। डिस्पर्शन थोड़ा सा मुश्किल था, है ना। डिस्पर्शन भी आसान ही है वैसे तो, ठीक है। तो आप एक एक करके चैप्टर करते जाएंगे तो आपका कोर्स का रिवीजन भी हो जाएगा और आप मार्क कर पाएंगे कौन से क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट। क्लियर। पहले आप इसका करेंगे, उसके बाद डिस्पर्शन भी खत्म हो गया, डिस्पर्शन का टेस्ट अपन ले लेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। तैयारी करना शुरू कर दीजिए, इस टॉपिक का आपका टेस्ट होने वाला है इसी हफ्ते। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।